नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिवेंद्र सर जीएस में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं यूपी टीजीटी एंड पीजीटी बीपीएससी टीजीटी पीजीटी मिडिल क्लास के इकोनॉमी के प्रैक्टिस सेट 2 के बारे में। इस प्रैक्टिस सेट 2 में आपको राष्ट्रीय आय से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो दूसरा टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, थोक कीमत सूचकांक WPI से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। कह रहा है कि ये जो WPI संबंधित है वो है, यह कीमत आंदोलन को व्यापकता के साथ नियंत्रित रखता है तथा इसलिए इसे मुद्रास्फीति के संकेतक के रूप में लिया जाता है। क्या ये सही है? दूसरा कह रहा है कि भारत के साप्ताहिक थोक कीमत सूचकांक के संकलन तथा प्रकाशन का कार्य आर्थिक परामर्शदाता कार्यालय OEA को सौंपा गया है। यानी कि ये दोनों जो कथन है, क्या वो केवल एक सही है या दोनों सही है या फिर दोनों गलत है? तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल एक और दोनों सही है, 9 और 1, 9 और 2 ही। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सकल घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा कथन जो है वो सकल घरेलू उत्पाद के बारे में जो है वो सत्य है? तो कह रहा है कि यह एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी अंत वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य है। यानी कि एक वर्ष के अंदर देश के सीमा के अंदर जो सभी वस्तुएं जो बन रही हैं, जो अंतिम वस्तुएं बन रही हैं और उसमें जो सेवा दी जा रही है, उसका जो बाजार मूल्य है वही क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है या फिर जीडीपी कहलाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। दूसरा कह रहा है, यह एक अनुबद्ध समय अवधि में देश के अंदर उत्पादित समस्त अंत्य वस्तुएं एवं सेवाओं के लिए कुल व्यय के बराबर है। गलत। यानी कि इसका जो सही उदाहरण होगा, यानी कि इसका जो सही परिभाषा होगा सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी का, वो होगा ऑप्शन नंबर ए। यानी कि यहाँ पे जो केवल एक सही होगा, दूसरा जो है उसका नहीं सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा प्रारंभ की गई ACES क्या है? तो ACES जो है वो आपका बोर्ड का नया केंद्रीकृत वेब आधारित सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग है। क्या है? वेब आधारित सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। भारत में टेलीकॉम सेक्टर से मिलने वाला सकल राजस्व GDP 2009 का 3% है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स को C के रूप में अधिक जाना जाता है। अंकीय प्रौद्योगिकी के अनुरूप प्रणाली में बदलाव से भारत में टेलीफोन संचार में क्रांति आई है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केवल इसमें से दूसरा और तीसरा सही है। यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स को C के रूप में अधिक जाना जाता है, ये सही है। और अंकीय प्रौद्योगिकी के अनुरूप प्रणाली में बदलाव से भारत में टेलीफोन संचार में क्रांति आई है, ये सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। राष्ट्रीय आय के आकलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राष्ट्रीय आय के आकलन के संबंध में जो कथन दिया गया है, पहला, भारतीय दूतावासों में काम कर रहे विदेशी भारत के सामान्य निवासी हैं। दूसरा कह रहा है, भारत में अवस्थित विश्व बैंक आदि के कार्यालय में काम कर रहे विदेशी भारत के सामान्य निवासी नहीं है। तीसरा कह रहा है कि भारत में विदेशी दूतावासों में काम कर रहे भारतीय भारत के सामान्य निवासी नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहला और दूसरा जो है वो सही है। कह रहा है कि भारतीय दूतावासों में काम कर रहे विदेशी भारत के सामान्य निवासी हैं। यानी कि भारतीय दूतावास में जो विदेशी काम कर रहे हैं वो भारत के क्या हैं? सामान्य निवासी हैं। और भारत में अवस्थित जो विश्व बैंक है आदि के जो कार्यालय हैं, वहाँ पे जो काम करने वाले विदेशी हैं वो भारत के सामान्य निवासी नहीं हैं। लेकिन भारतीय दूतावास में अगर वो काम कर रहे हैं विदेशी, तो वो भारत के सामान्य निवासी हैं। चलिए ये दोनों सही है, बाकी तीसरा गलत है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यदि एक देश को इसके प्रति व्यक्ति के जीडीपी में वृद्धि का अनुभव हो रहा है तो उसकी जीडीपी आवश्यक रूप से बढ़ रही होगी। क्या ये कथन सही है? दूसरा कह रहा है कि यदि एक देश ऋणात्मक स्फीति का अनुभव कर रहा है तो उसकी जीडीपी घट रही होगी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 जो है दोनों सही हैं। यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबावों से गुजर रही होती है तो निम्नलिखित उपायों में से कौन सा अपनाया जाना चाहिए?
तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। यानी कि जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबाव से गुजर रही होती है तो उसमें क्या करना चाहिए, इस समस्या से निकलने के लिए प्रत्यक्ष करों में क्या कर देना चाहिए, वृद्धि कर देना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में राजकोषीय नीति का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत में राजकोषीय नीति का निर्माण जो है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अवस्फीति का समुचित वर्णन है? तो इसमें से जो अवस्फीति का जो समुचित वर्णन है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में सतत गिरावट है। इसको क्या कहते हैं? अवस्फीति। यह क्या करता है? अवस्फीति का मतलब क्या होता है? यह वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य जो कीमत होती है उसके स्तर में सतत गिरावट को हम क्या कहते हैं? अवस्फीति कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पूंजीगत स्वरूप के व्यय का समायोजन करने के बाद राजस्व खाते में वास्तविक घाटे के निर्धारण का प्रयत्न करने वाली संकल्पना को हम क्या कहते हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूंजीगत स्वरूप के व्यय का समायोजन करने के बाद राजस्व खाते में वास्तविक घाटे के निर्धारण का प्रयत्न करने वाली संकल्पना को हम प्रभावी राजस्व घाटा कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किन्हें भारत में प्रत्यक्ष कर संवर्ग से सम्मिलित किया गया है? तो भारत में प्रत्यक्ष कर संवर्ग में सम्मिलित हमने निगम कर को किया है। किसको किया है? निगम कर को। और किसको किया है? आय पर कर को। और किसको किया है? संपत्ति कर को। यानी कि निगम कर, आय पर कर, संपत्ति कर को हमने किसमें शामिल किया? प्रत्यक्ष कर में, यानी कि डायरेक्ट टैक्स है। ये क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक किसी विनिर्माण व्यवसाय प्रतिष्ठान की अल्पावधि में नियत लागत है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भवनों पर बीमा जो है वो विनिर्माण व्यवसाय प्रतिष्ठान की अल्पावधि में नियत लागत है, बाकी अन्य अलग हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सरकार निजी क्षेत्रक व्यय को किसके द्वारा प्रभावित कर सकती है? कराधान के द्वारा, उत्पादन के द्वारा, या समष्टि आर्थिक नीतियों के द्वारा, या फिर अनुदान के द्वारा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सरकार निजी क्षेत्रक व्यय को कराधान, उपादान और समष्टि आर्थिक नीतियों के द्वारा प्रभावित कर सकती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। राष्ट्रीय आय लेखाओं के अनुसार द्वितीयक क्षेत्र के अधीन निम्नलिखित में से कौन से व्यवसाय सम्मिलित हैं? तो यानी कि इसमें से कह रहा है कि कौन से द्वितीयक क्षेत्र के व्यवसाय हैं। ठीक है, तो इसमें से आपका जो हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी कि विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण, कंस्ट्रक्शन, गैस एवं जल प्रदाय जो है ये तीनों क्या हैं? ये द्वितीयक क्षेत्र के अधीन आने वाले व्यवसाय हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, और खनन एवं प्रस्तर जुनन जो है ये प्राथमिक सेक्टर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। एमएनपी नेवल राष्ट्रीय उत्पाद के संतुलन स्तर के ऊपर सरकारी अधिशेष का प्रभाव वास्तविक रूप से उतना ही है जितना कि बजट में ह्रास, यानी कि एनएनपी नेवल राष्ट्रीय उत्पाद के संतुलन स्तर के ऊपर सरकारी अधिशेष का प्रभाव वास्तविक रूप से उतना ही होता है जितना कि बचत में ह्रास होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निगम कर किसके द्वारा अधिरोपित किया जाता है? तो निगम कर जो है वो हमेशा केंद्र सरकार के द्वारा अधिरोपित किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में निगम कर किसी कंपनी की आय पर लगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मद में निगम कर शामिल नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक बात तो आप ये जान गए कि भारत में निगम कर जो है वो किसी कंपनी की आय पर लगाया जाता है, लेकिन इनमें से एक ऐसा मद है जिसमें निगम कर शामिल नहीं है, तो वो ये है कि परिसंपत्तियों की विक्रय प्राप्ति पे, यानी कि आपके पास कोई एसेट है, कोई घर है, ज़मीन है, जायदाद है, तो उसको अगर आप बेचते हो या खरीदते हो तो उस पे जो है निगम कर नहीं लगता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में समग्र स्फीति में खाद्य स्फीति का योगदान लगभग 1/3 से 2/5 के बीच है। खाद्य स्फीति में खाद्य पदार्थों का योगदान उच्च स्तर है, क्योंकि खाद्य पदार्थों में कीमत वृद्धि उच्चतर है और उनका भार भी खाद्य उत्पादों की तुलना में उच्चतर है, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक बार और समझने का प्रयास करेंगे कि भारत में जो समग्र स्फीति में खाद्य स्फीति का योगदान लगभग कितना है? 1/3 से 2/5 के बीच में है। और खाद्य स्फीति में खाद्य पदार्थों का योगदान उच्चतर है। इसका कारण ये है कि खाद्य पदार्थों में
कीमत वृद्धि उच्चतर है और उनका भार भी खाद्य उत्पादों की तुलना में उच्चतर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक वर्ष में किसी देश के सामान्य निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अनत्य वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को, चाहे वे घरेलू हों, घरेलू राज्य छात्र के भीतर परिचालित हो या फिर बाहर, इनको हम क्या कहते हैं? तो एक वर्ष में किसी देश के सामान्य निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अनत्य यानी कि अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को, चाहे वो घरेलू राज्य क्षेत्र के भीतर परिचालित हो या फिर बाहर, उसे हम सकल राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्या कहते हैं? सकल राष्ट्रीय आय। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? 3 कथन दिए हुए हैं। पहला कह रहा है जब सीमांत राजस्व धनात्मक होता है तो कुल राजस्व निर्गत में वृद्धि के साथ साथ बढ़ता है, सही है। जब सीमांत राजस्व शून्य होता है तो कुल राजस्व अधिकतम होता है, ये भी सही है। जब सीमांत राजस्व ऋणात्मक हो जाता है तो कुल राजस्व निर्गत में वृद्धि के साथ साथ कम होता है, ये भी सही है। यानी कि 1, 2, 3 तीनों क्या है? सही। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। उपादान लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद किसके बराबर होता है? तो उपादान लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद जो है वो बाजार कीमतों पर राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस उपादान होता है, इसके बराबर होता है। यानी कि उपादान लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद किसके बराबर होता है? तो उपादान लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद बराबर बाजार कीमतों पर राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर और प्लस उपादान। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में केंद्रीय सरकार के कर राजस्व का स्रोत नहीं है? तो आयकर केंद्र सरकार जमा करती है, सीमा शुल्क केंद्र सरकार, सर्विस टैक्स सेवा कर से केंद्र सरकार, मोटर यान कर जो होता है ये राज्य सरकार इसको जो है, ये राज्य सरकार का ये आय का स्रोत है या राजस्व का स्रोत है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा बाकी सभी क्या हैं? केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। जीएसटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीएसटी कैसे इम्प्लीमेंट होता है, कैसे लगता है, उस कथन पर विचार करना है। यह निर्माता से लेकर उपभोक्ता पर वस्तुएं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर एकल कर है, सही बात है। एक टैक्स है, एक देश एक टैक्स वाला फार्मूला इसमें अपनाया गया है। दूसरा, जीएसटी की वजह से हुए राजस्व नुकसान की क्षतिपूर्ति केंद्र द्वारा राज्यों को 5 वर्ष तक किया जाएगा, ये भी सही है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए एंड मतलब 1 और 2 दोनों सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में WPI आधारित उच्च मुद्रास्फीति के लिए प्रमुख कारण क्या है? तो WPI आधारित उच्च मुद्रास्फीति के लिए जो प्रमुख कारण है वो है आपका विनिर्माण उत्पाद। वो क्या है? विनिर्माण उत्पाद। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय के संगठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो भारत में राष्ट्रीय आय के संगठन के संबंध में जो सही कथन है वो ये है कि सेवा क्षेत्र के अंश में तीव्र वृद्धि हुई है। क्या हुई है? सेवा क्षेत्र के अंश में तीव्र वृद्धि हुई है। ये कथन क्या है? सही है। किसके परिप्रेक्ष्य में? भारत में राष्ट्रीय आय के संगठन के संबंध में। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सार्वजनिक वस्तु से क्या तात्पर्य है? सार्वजनिक वस्तु मतलब ऐसी वस्तु जिसपे सभी पब्लिक का क्या हो? अधिकार हो, ऐसी वस्तु। तो सार्वजनिक वस्तु से तात्पर्य एक ऐसी वस्तु से है जिसके लाभ समस्त समुदाय में अविभाज्य रूप से सबको उपलब्ध होते हो। यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट घाटा किसे प्रदर्शित करता है? तो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का जो बजट घाटा है वो वह धनराशि है जो सरकार को उधार लेनी पड़ती है। यानी कि सरकार का जो बजटी घाटा होता है वो वही धनराशि होता है जो सरकार को क्या करना पड़ता है? उधार लेना पड़ता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। कथन नंबर पहला कह रहा है कि राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन FRBM समीक्षा समिति के प्रतिवेदन में सिफारिश की गई है कि वर्ष 2023 तक केंद्र एवं राज्य सरकारों को मिलाकर ऋण GDP अनुपात 60% रखा जाए।
जिसमें केंद्र सरकार के लिए यह 40% तथा राज्य सरकारों के लिए यह 20% हो। ये ऑप्शन जो है सही है। दूसरा कह रहा है कि राज्य सरकारों के जीडीपी के 49% की तुलना में केंद्र सरकार के लिए जीडीपी जो का 21% घरेलू देयताएं हैं, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार यदि किसी राज्य के पास केंद्र सरकार की बकाया देयताएं हैं, यानी कि केंद्र सरकार का बकाया जो है किसी राज्य सरकार के पास है, उधारी है किसी राज्य सरकार के पास, तो उसे कोई भी ऋण लेने से पहले केंद्र सरकार से सहमति लेना अनिवार्य है, ये भी सही है। यानी कि 1, 2 और 3 तीनों सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेत नहीं करती है यदि यदि औद्योगिक उत्पादन कृषि उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल रह जाता है तो, यदि कृषि उत्पादन औद्योगिक उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल रह जाता है तो, यदि निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि होती है तो, यदि निर्यातों की अपेक्षा आयात तेजी से बढ़ते हैं तो इसका कह रहा है कि निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेत नहीं करती है यदि निर्धनता और बेरोजगारी में क्या हो रही हो, वृद्धि हो रही हो। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए कहा गया है और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो कथन ए कह रहा है कि यद्यपि 1947 ईस्वी के बाद की अवधि में भारत की राष्ट्रीय आय कई गुना बढ़ गई है, परंतु प्रति व्यक्ति आय के स्तर में कोई सुदृढ़ सुधार नहीं हुआ है। सही है। भारत की जनता का काफ़ी बड़ा भाग अब भी गरीबी की रेखा के नीचे रह रहा है। ये दोनों सही हैं। यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए और आर दोनों सही हैं, किंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि कथन कह रहा है कि यदि 1947 ईस्वी के बाद की अवधि में भारत की राष्ट्रीय आय कई गुना बढ़ गई है, परंतु प्रति व्यक्ति आय के स्तर में कोई सुदृढ़ सुधार नहीं हुआ है, तो इसका कारण ये नहीं है कि भारत की जनता काफ़ी बड़ा भाग में अभी भी गरीबी रेखा के नीचे रह गया। इसका कारण, इस कथन का कारण ये नहीं है। यानी कि सही तो है दोनों, लेकिन कथन ए का कारण आर नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, किंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किसी देश में आय का पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग क्या है? तो किसी भी देश में आय का पुनर्वितरण करने का जो सर्वोत्तम मार्ग है वो है प्रतिगामी व्यय से संयुक्त प्रगामी कराधान। क्या है? प्रतिगामी व्यय से संयुक्त प्रगामी कराधान। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में मुद्रास्फीति किससे मापी जाती है? तो भारत में मुद्रास्फीति मापने का जो प्रोसेस है वो है थोक मूल्य सूचकांक। क्या है? थोक मूल्य सूचकांक। यानी थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा भारत में मुद्रास्फीति जो है मापी जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। राष्ट्रीय आय किसको कहते हैं हम? बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है ये, या उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है ये, या फिर बाजार मूल्य पर निवल देसी उत्पाद है ये, या फिर उत्पादन लागत पर निवल देसी उत्पाद है ये। तो ये है राष्ट्रीय आय। क्या है आपका? तो राष्ट्रीय आय बाजार मूल्य पर निवल देसी उत्पाद है। कौन सा उत्पाद? देसी उत्पाद। कौन सा? निवल। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक उपभोक्ता साम्यावस्था में कहा जाएगा यदि, एक उपभोक्ता को हम साम्यावस्था में कब कह सकते हैं? यदि वह आय के एक निश्चित स्तर पर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो। ऐसे उपभोक्ता को हम क्या कहेंगे? ऐसे उपभोक्ता की अवस्था को हम साम्यावस्था में कहेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कथन ए कह रहा है राजकोषीय घाटा बजटी घाटे से बड़ा होता है। कथन आर कह रहा है कि राजकोषीय घाटे का अर्थ सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेकर तथा सरकार की अन्य देयताओं से लेकर खर्च पूरे करना है। क्या इन दोनों राजकोषीय घाटाओं का जो परिभाषा है वो दोनों सही है, या फिर ए और आर दोनों गलत है, या फिर ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, या फिर ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यानी कि ए और आर क्या हैं? दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है, क्योंकि पहले में कह रहा है कि राजकोषीय घाटा बजटी घाटे से बड़ा होता है। पहला जो है राजकोषीय घाटे का डिफिनीशन बता रहा है।
दूसरा उसका कारण बता रहा है कि राजकोषीय घाटे का अर्थ ये है कि सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेकर तथा सरकार की अन्य देवताओं से लेकर खर्च पूरे करना। यानी कि ये जो है राजकोषीय घाटे को ही क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण दे रहा है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। आयकर लगाने, उद्ग्रहण करने और वितरण करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो संघ कर लगाता है, उद्ग्रहण करता है और आयकर प्राप्तियों का स्वयं और राज्यों के बीच वितरण करता है। क्या ये सही है? दूसरा कह रहा है कि संघ कर लगाता है, सही है। उद्ग्रहण करता है और सब आयकर प्राप्तियों को अपने लिए रख लेता है, गलत। संघ कर लगाता है, ठीक है। उद्ग्रहण करता है लेकिन सभी प्राप्तियां राज्यों में वितरित कर दी जाती है, गलत। केवल आयकर लगाया गया अधिकार ही संघ और राज्यों के बीच बांटा जाता है, गलत। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी कि संघ क्या करता है, यानी कि केंद्र की गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, वो कर लगाती है, टैक्स लगाती है, उसको कलेक्ट करती है और आयकर प्राप्तियों और जो इनकम टैक्स होता है उसको स्वयं वो क्या करती है, राज्यों के बीच क्या करती है, वितरण कर देती है। ये इसका जो है सही ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये खुली अर्थव्यवस्था है, उसमें अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय वाई है और CIGX-M का क्रमशः अर्थ है उपभोग, निवेश, सरकारी खर्च, कुल निर्यात और कुल आयात। तो अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय क्या होगी, या ठीक है, एक खुली अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय वाई है, तो राष्ट्रीय आय का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा वाई इज इक्वल टू, यानी कि वाई बराबर उपभोग प्लस निवेश माइनस सरकारी खर्च प्लस कोष्टक में कुल निर्यात माइनस कुल आयात। ये हो जाएगा उसका फार्मूला राष्ट्रीय आय का। यानी कि y इज इक्वल टू सी प्लस आई माइनस जी प्लस ब्रैकेट में x माइनस एम। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है? तो किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। यानी कि प्रति व्यक्ति वास्तविक आय अगर ठीक ठाक है तो उसकी आर्थिक समृद्धि ठीक ठाक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में पद दिया हुआ है और सूची 2 में उसका व्याख्या किया हुआ है। पद 1 कह रहा है कि राजकोषीय घाटा, तो राजकोषीय घाटे का इसमें जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता। दूसरा कह रहा है बजटी घाटा, तो बजटी घाटा का जो व्याख्या हो जाएगा वो हो जाएगा ऋण दानों को घटाकर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता। सी कह रहा है, तीसरा राजस्व घाटा की बात कर रहा है, तो राजस्व घाटा यहाँ पे राजस्व दिया हुआ है कि राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता। राजस्व घाटा कब होगा आपको? जब राजस्व की जो राजस्व प्राप्तियां रहेंगी वो कम रहेंगी और राजस्व खर्च जो है वो ज़्यादा रहेगा, तो राजस्व घाटा होगा आपको। और प्राथमिक घाटा कह रहा है आपको, तो इसमें क्या होगा कि ऋण दानों और ब्याज अदायगियों को घटाकर कुल जो हमारे पास प्राप्ति है उसकी तुलना में कुल व्यय क्या है, वो ज़्यादा है, इसको हम प्राथमिक घाटा कहेंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि पद राष्ट्रीय आय निरूपित करता है, यानी कि राष्ट्रीय आय को इसमें से कौन दर्शा रहा है? तो बाजार की कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर उत्पादन जोड़कर हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? राष्ट्रीय आय प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम FRBM का संबंध किससे है? केवल राजकोषीय घाटे फिजिकल डेफिसिट से संबंधित है, या फिर केवल राजस्व घाटे से संबंधित है, या फिर दोनों राजकोषीय तथा राजस्व घाटे से संबंधित है, या फिर नौ राजकोषीय घाटे से और नौ ही राजस्व घाटे से संबंधित है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। FRBM का जो संबंध है वो दोनों राजकोषीय तथा राजस्व घाटों दोनों से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए भिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा एक सही ह्रासवान क्रम है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेवा, उद्योग और कृषि। क्या होगा? सकल घरेलू उत्पाद में जो है भिन्न क्षेत्रों के योगदान का जो
ह्रासवान क्रम है वो क्या है, सेवा है, उद्योग है, उसके बाद कृषि है। यानी कि सेवा आपका टर्शियरी सेक्टर में चला आएगा, तृतीयक क्षेत्र में। उद्योग जो है आपका सेकेंडरी सेक्टर में यानी कि द्वितीयक क्षेत्र में। और कृषि जो है आपका क्या है, प्राथमिक क्षेत्र है। यानी कि ऊपर ये घटते हुए आ रहा है ह्रासवान क्रम में, आपको ये घरेलू उत्पाद, भारत में सकल घरेलू उत्पाद का जो है योगदान दिखाया गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में विगत एक दशक में 4 गुना वृद्धि हुई है। ये गलत है। विगत एक दशक में 4 गुना की वृद्धि नहीं हुई, यानी कि 10 सालों में 4 गुना की वृद्धि नहीं हुई जीडीपी में। दूसरा कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिशत अंश में विगत एक दशक में कमी आई है। ये बात सही है। यानी कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिशत अंश में, यानी कि पहले जितना सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिशत था जीडीपी में, वो क्या है 10 सालों के अंदर उसमें कमी देखने को मिली है। यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए, संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यानी कि भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था जो है वो आर्थिक विकास के लिए, संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय जो है वो क्या होती है। तो किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय जो होती है वो उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। वर्तमान मूल्यों करेंट प्राइस पर प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम की वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय के वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में ध्यान रखा जाता है। किसका ध्यान रखा जाता है, मूल्य स्तर की वृद्धि दर का ध्यान रखा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि करंट प्राइस पर प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम की वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक होती है या फिर अधिक है, क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में जो है मूल्य स्तर की वृद्धि दर का ध्यान रखा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। राष्ट्रीय निवेश निधि के जिसमें विनिवेश प्राप्तियां पहुंचती हैं, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कह रहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय राष्ट्रीय निवेश निधि की परिसंपत्ति का प्रबंध करता है। दूसरा कह रहा है राष्ट्रीय निवेश निधि भारत की संचित निधि के अंतर्गत रखी जाती है। तीसरा कह रहा है कुछ परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियां निजी प्रबंधकों के रूप में नियुक्त की जाती हैं। चौथा कह रहा है कि वार्षिक आय का निश्चित अनुपात चुनिंदा सामाजिक क्षेत्रों का वित्त पोषण करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका कुछ संपत्ति प्रबंधन कंपनियां निधि प्रबंधकों के रूप में नियुक्त की जाती हैं और वार्षिक आय का निश्चित अनुपात चुनिंदा सामाजिक क्षेत्रों का वित्त पोषण करने के लिए प्रयुक्त होता है। ये दोनों ऑप्शन क्या है आपके सही, यानी कि 3 और 4 सही है और ये 1 और 2 गलत है। ये अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विगत 5 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर सतत रूप से बढ़ी है। गलत है। विगत 5 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर सतत रूप से बढ़ी है। ये भी गलत है। यानी कि इसमें से 9 ही ऑप्शन 1 सही है और 9 ही ऑप्शन 2 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित उपायों में से किनके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी। तो केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय करने पर मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी, या फिर लोगों द्वारा वाणिज्यिक बैंकों में जमा की गई करेंसी से मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी, या फिर सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से लिया गया ऋण जो है मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि कराएगा, या फिर केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों को सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय केंद्रीय आपूर्ति में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि कराएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय जो है मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि कराएगा, और दूसरा सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से लिया गया ऋण जो है वो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि कराएगा। यानी कि 1 और 3 क्या है सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विस टैक्स के क्रियान्वित किए जाने का सर्वाधिक संभावित लाभ क्या है।
यह तो इसका ऑप्शन है कि यह भारत में बहु प्राधिकरणों द्वारा वसूल किए जा रहे बहुल करों का स्थान लेगा और इस प्रकार एकल बाजार स्थापित होगा। दूसरा कह रहा है यह भारत के चालू खाता घाटे को प्रबलता से कम कर देगा, उसके विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने हेतु उसे सक्षम बनाएगा। तीसरा कह रहा है यह भारत की अर्थव्यवस्था की समृद्धि और आकार को बृहद रूप से बढ़ाएगा और उसे निकट भविष्य में चीन से आगे निकल जाने योग्य बनाएगा। तो कौन कौन सा इसमें से सही है? तो इसमें से केवल एक सही है, क्या? कि यह भारत में बहु प्राधिकरणों द्वारा वसूल किए जा रहे बहुल करों का स्थान लेगा और इस प्रकार एकल बाजार स्थापित होगा। यानी कि इंडिया में कैसा बाजार स्थापित हो जाएगा? एकल बाजार। किसकी वजह से? जीएसटी की वजह से। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मुद्रास्फीति की अवधि में सबसे अधिक फायदा किसका होता है? तो मुद्रास्फीति की अवधि में सबसे फायदा जो है वो सबसे ज़्यादा फायदा लेनदार का होता है जो कर्ज लिया रहता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। जीएनपी किसके कारण एनएनपी से भिन्न है? तो जीएनपी जो है वो सार्वजनिक ऋण पर ब्याज के कारण जो है एनएनपी से भिन्न है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? तो अवमूल्यन का अर्थ मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी होता है। अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी हो जाता है, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में जो है मुद्रा का रेट जो है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न कारणों में से कौन कारण भारत के प्रति व्यक्ति वास्तविक आय पर कैपिटा इनकम में धीमी बढ़त के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी रहा है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जनसंख्या में तेज बढ़त की वजह से पर कैपिटा इनकम धीमी बढ़त हुआ है, मूल्यों में भारी बढ़त हुआ है, इस वजह से भी जो है पर कैपिटा इनकम कम हुआ है, कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में धीमी गति हुआ है, इस वजह से भी कम हुआ है, और विदेशी विनिमय की अनुपलब्धता भी जो है पर कैपिटा इनकम में कमी लाई। यानी कि चारों ऑप्शन क्या है आपके? सही है, यानी कि 1 2 3 4 क्या है? सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय कौन अनुमानित करता है? तो भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित करने का जो श्रेय है वो राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन को जाता है। कौन करता है? राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन क्या करता है? भारत की राष्ट्रीय आय को अनुमानित करता है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। भारत में हाल ही में राष्ट्रीय आय के माप में क्या बड़ा परिवर्तन किया गया है? तो भारत में हाल ही में राष्ट्रीय आय के माप में आधार वर्ष व गणना विधि दोनों में बदलाव किया गया है। क्या किया गया है? आधार वर्ष व गणना विधि दोनों में बदलाव कर दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। था आपका इकोनॉमिक्स प्रैक्टिस सेट 2 के टॉपिक राष्ट्रीय आय के प्रश्नों का संग्रह। यदि आप इस प्रैक्टिस सेट के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।